डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस, तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में है। इसको पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ हो ना, हमें उसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं ताकि हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम इजीली समझेंगे। तो हमने क्या किया, केमिस्ट्री भी एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमने इसको भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है ताकि एक एक ब्रांच को पढ़ के हम इजीली केमिस्ट्री के बारे में जान सकें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहली ब्रांच है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है, चलें इसको रीड कर लेते हैं। द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ द सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कि कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करता है, ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मतलब है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लफ्ज़ एटॉमिक है, एटम से निकला हुआ है। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कम्बिनेशन होता है एटम का, ठीक है, एटम का कम्बिनेशन होता है। वो सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जो सब्सटेंस है वो एटम के लेवल पर कैसे बिहेव करेगा और मॉलिक्यूल के लेवल पर अगर सब्सटेंस होगा तो वो कैसे बिहेव कर रहा होगा, मतलब उसकी मूवमेंट कैसी होगी, वो दिखता कैसे होगा, वो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करनी है। कहाँ पे, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। होप सो इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप इसको आम रूटीन में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखें, फिज़िकल केमिस्ट्री को ना ये कोई भी रिएक्शन अगर किसी लेबॉरेटरी में प्रोसीड हो रहा है तो ये आपको ये बताएगा कि ये रिएक्शन अगर आप इसका रेट चेंज करते हो, रेट चेंज करने का मतलब ये है कि उसकी अगर आप स्पीड चेंज करते हो तो ये उसके बारे में बताएगा और आपको उसकी ऑप्टिमल कंडीशन के बारे में बताएगा। अब ये ऑप्टिमाइज़ कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिमाइज़ कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस पर वो रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज़ परफॉर्म कर रहा हो। अगर रिएक्शन तेज़ परफॉर्म करेगा इसका मतलब है वो वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आप इसको इंडस्ट्रियल स्केल पर लेके जा सकते हो और वहाँ प्रोडक्शन करके काफ़ी सारा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसको हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। होप सो फिज़िकल केमिस्ट्री की आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलें इसको भी रीड कर लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड। अब ये वो ब्रांच है जहां हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड के बारे में। अब कार्बन कंपाउंड का क्या मतलब है, इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन। आप कहेंगे सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होती है एंड देयर डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने मिथाइल अल्कोहल लिखा है, CH3OH। अब ये जो CH3 है ये तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये जो OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं होता। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये ओवरऑल रिज़ल्ट हाइड्रोकार्बन की तरह देते हैं। तो इसी वजह से इसकी भी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होगी। चलें, अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मज़ीद क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर मज़ीद हमने क्या स्टडी करनी है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब किस तरह वो चीज़ नज़र आ रही है, फॉर्मेशन किस चीज़ से बनी हुई है, प्रॉपर्टीज़ उसकी खसूसियात क्या हैं, देन कंपोजिशन कि वो किस चीज़ से कंपोज्ड है, एंड रिएक्शंस और उसके रिएक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें किसके बारे में होगी, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी समझ आ गई होगी। देन चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखें, जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें ना हो, ऑर्गेनिक से हट के जो चीज़ें बचेंगी वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। चलें इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सिंथेसिस। अब इसके अंदर हमने क्या करनी देखनी है, सिंथेसिस देखनी है, किसी भी कंपाउंड की तरकीब देखनी है, उसकी कंपोजिशन देखनी है कि वो किस 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 चीज़ से कंपोज्ड है।
देन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उसकी खसूसियात क्या हैं, एंड स्ट्रक्चर वो दिखता कैसे है, ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में, दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिसमें या तो कार्बन नहीं होगी, अगर होगी तो थोड़ी अमाउंट में होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकता है। अब सवाल है ये मेटल क्या होती हैं? मेटल वो सब्सटेंस होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है उनमें से? वहाँ क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और नॉन मेटल वो सब्सटेंस होंगे जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें, उसको नॉन मेटल कहा जाता है। साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्सटेंस में और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इसके अंदर साल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं और बेसिस हो सकती हैं। चलें इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें एप्लीकेशन का क्या मतलब मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आम रूटीन में आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, इस केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इस केमिस्ट्री को आप फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होती है? फर्टिलाइज़र ये जो खादें वगैरह होती हैं जो कि फार्मर यूज़ करते हैं उसको फर्टिलाइज़र कहा जाता है। देन इसको आप मेडिसिन में, मतलब मेडिसिन की प्रोडक्शन में भी ये केमिस्ट्री यूज़ होती है। देन ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं एंड पिगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब कैटलिस्ट का क्या मतलब है? अब कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर सकता है, उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। अब पिगमेंट क्या होते हैं? ये नेचुरल कलर्स होते हैं, इनको पिगमेंट कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोटिंग के पर्पज़ में भी यूज़ किया जाता है। अब कोटिंग क्या होती है? एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देना, इसको कोटिंग बोला जाता है। आपने सुना होगा कि चांदी के ऊपर सोने की एक तह चढ़ी हुई है, उसको कोटिंग कहा जाता है। होप सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आपको समझ आ गई होगी। देन चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। अब नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इन्वायरमेंट से निकला है, ठीक है, ये लफ्ज़ इन्वायरमेंट से निकला है। अब यहाँ हमने इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है। अब इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या स्टडी कर सकते हैं? अब इन्वायरमेंट के अंदर जो हम केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, अब केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं? आपने फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा, आपने पेस्टिसाइड के बारे में सुना होगा, वो स्प्रे जो कि कीड़ों को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड। अब ये सारी क्या हैं? केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। अब इसके असरात क्या हो सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पे इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसकी जो स्टडी होगी वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाएगी, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द सोर्स। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? सोर्स देखेंगे कि उस केमिकल स्पीशीज़ का सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, असरात क्या हो सकते हैं, एंड फेट, और इसके अंजाम क्या हो सकता है, किसका? केमिकल स्पीशीज़ का। किस चीज़ पर ये सारी चीज़ें होंगी? एयर के ऊपर, हवा के ऊपर, देन सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट, एयर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर और पानी के ऊपर। अब इस केमिकल स्पीशीज़ का इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या असरात होंगे, ये जो स्टडी होगी वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाएगी। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसको हम आम रूटीन में कहाँ यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। देखें ये केमिस्ट्री हमें हेल्प कराती है कि ये जो केमिकल स्पीशीज़ हैं इसके नुकसानात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, और अगर इसकी वजह से पोल्यूशन फैल चुकी है, आपका इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द काज, इफ़ेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन इसकी वजह से फैल चुकी है उसके आपको क्या बताएगी? डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस बताएगी। होप सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आपको समझ आ गई होगी। देन चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलें पहले इसके नाम को देख लेते हैं। ये जो लफ्ज़ एनालिटिकल है ये एनालिसिस से निकला हुआ है। अब किस चीज़ की एनालिसिस? डिफरेंट सब्सटेंस की एनालिसिस। चलें आम रूटीन से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसके लिए आप किसी भी लेबॉरेटरी के अंदर जाते हैं। अब वहाँ जाकर आप क्या करते हैं? अपना ब्लड डोनेट करते हैं उनको। अब वो आपके ब्लड को लेके ना सबसे पहले क्या करते हैं? उसके कंपोनेंट अलग अलग करते हैं,
ठीक है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कंपोनेंट है इसका क्या नाम है, देन दूसरा कंपोनेंट इसका क्या नाम है। देन ये वो कंफर्म करते हैं ये जो पहला कंपोनेंट है कितनी मिकदार में मौजूद है और दूसरा कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। इस तरह की जो एनालिसिस होगी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। चलें अब डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। आप डेफिनेशन को आप इजीली समझेंगे। ये डील करती है किस चीज़ के साथ, विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस की एनालिसिस के साथ। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन। अब ये क्या करती है, नेक्स्ट क्या करती है, सेपरेशन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, सबसे पहले जिस तरह सैंपल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन होगी। देन आइडेंटिफिकेशन, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपोनेंट कौन सा है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कितनी मिकदार में मौजूद है। ये तमाम जो चीज़ें होंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएंगी। देन इसकी पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखें, इस तरह मैंने आपको मिसाल दी ना डिफरेंट लैब्स की। अब वहाँ पर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। वहाँ एनालिसिस ही की जाती है किसकी, जो कि आप सैंपल डोनेट करके आते हो। ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा। देन पढ़ लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब देखें, जो लफ्ज़ बायो है इसका मतलब है लाइफ, एंड जो केमिस्ट्री है इसका मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी। अब लाइफ के अंदर अगर हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री होगी। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग थिंग के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। अगर मैं आम रूटीन से यहाँ भी एग्जांपल लूँ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे वो स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी केमिकल सब्सटेंसेस। अब इस ब्रांच के अंदर हम केमिकल सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे एंड वाइटल प्रोसेसेस, और ज़रूरी प्रोसेसेस के बारे में। कहाँ पर, अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ज़िंदा चीज़ के अंदर। अगर किसी भी ज़िंदा चीज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, केमिकल सब्सटेंस की स्टडी करेंगे, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। चलें इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसको हमने कहाँ आम रूटीन में कहाँ यूज़ करना है। देखो, बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री हमें क्या क्या, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, जो केमिकल प्रोसेस किसी भी लिविंग थिंग के अंदर हो रहे हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, एंड किसी के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। और मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, मॉलिक्यूल प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर परफॉर्म होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। होप सो आपको बायोकेमिस्ट्री की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि एक तो ब्रांचेस की डिटेल बताऊं आपको, साथ में उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बताऊं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप जब केमिस्ट्री की ये ब्रांच पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आम रूटीन में आप इसको कहाँ यूज़ करेंगे, मतलब इस केमिस्ट्री को आप कहाँ यूज़ करेंगे। तो वो उसकी होती है रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो मैंने कोशिश की है वो चीज़ भी आपको समझाऊँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।